सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पॉलिटी की वन लाइनर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम चैप्टर 11, 12 और उसके साथ साथ में 13, 14, 15, 16 को कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ये जो सीरीज़ है हमारी, ये स्टेट पीसीएस एज वेल एज़ यूपीएससी सबके सिलेबस को कवर करके बनाई गई है और इसके साथ में ये जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें भी ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा, इसको प्रपाउंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में, यानी कि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में प्रतिपादित की गई थी। बहुत सरल आंसर होगा इसका, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया था, इसमें एक तो ये चीज़ कही गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किया जा सकता है किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने के लिए, लेकिन क्या चीज़ नहीं की जा सकती, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं संविधान की, ये बात बताई नहीं गई थी। और ये जो चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करेगी और कौन सी नहीं करेगी, ये टाइम टू टाइम बेसिस पे बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करेंगे तो उसमें क्या आता है, विच वन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें फेडरल सिस्टम है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है और इंटर स्टेट रिलेशंस है, इनको एक साथ में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, विच वन पॉइंट डिफरेंशिएट्स द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो है जुडिशियल रिव्यू। कैसे, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून का। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जुडिशियल रिव्यू का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसको हम कहते हैं वो अपने आप में सोवरेन है और उसने जो एक्ट बना दिया वही क्या बन जाता है, अपने आप में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश की संसद के द्वारा बनाया गया हर कानून संविधान का हिस्सा होता है। ठीक है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अब क्योंकि ब्रिटेन में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है कोई भी एक्ट जो बनाया गया वहाँ की संसद के द्वारा, इसलिए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अलिखित संविधान कहा जाता है। फिर है अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होती है वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट है तो वो क्या करेगी, इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर आम जनता के अधिकारों की हित में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। हमको पता है कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बताओ ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं डालते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग वोट डालते हैं, लोकसभा के लोग वोट डालते हैं। ठीक है, संविधान सभा के लोग भी उसमें, संविधान सभा कह रहा हूँ, विधानसभा के लोग भी उसमें वोट डालते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन कंबाइंड विद रिपब्लिकनिज्म। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई प्रेसिडेंट जो इलेक्शंस होते हैं भारत में राष्ट्रपति के, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शंस होते हैं वो क्यों हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कंबाइन किया है रिपब्लिकनिज्म के साथ में, यानी कि गणतंत्रवाद के साथ में। हमने पहले समझा भी था, पिछली क्लासेज अगर आपने देखी होंगी, कि रिपब्लिकन का क्या मीनिंग होता है। रिपब्लिक बनने का मीन्स ये नहीं होता कि हमारे देश का संविधान जो है वो इन्फोर्स हो गया। रिपब्लिक बनने का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी क्या होगा,
इलेक्टेड होगा। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, किंग या फिर क्वीन। तो वहाँ पे जो सिस्टम है हेड ऑफ द स्टेट का वो हेरेडिटरी है, यानी कि वंशानुगत है, यानी कि वो क्या नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन को कहा जाता है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये बात बिल्कुल ठीक होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, जो एमपीज होते हैं वो किसको अकाउंटेबल ठहराते हैं, मिनिस्टर्स को। यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी एमपीज। और यदि क्या कहते हैं सरकार गिर जाती है तो सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे कि पीएम ने अगर इस्तीफा दे दिया तो हम मान लेंगे सरकार गिर गई है, तब सारे के सारे मिनिस्टर्स भी क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। ठीक है। फिर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, पीएम, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट। फिर पॉलिटिकल होमोजेनिटी जो है वो होती है क्या, बताओ आप लोग। राजनीतिक एक रूपता होती है क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम में। डबल मेंबरशिप होती है क्या, बिल्कुल होती है। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव अलोंग विद लेजिस्लेचर, जो एमपी होता है उन्हीं में से कुछ लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता है। डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा होता है क्या, बिल्कुल होता है। सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और इसके साथ में हम पॉलिटिकल होमोजेनिटी कहेंगे, वो भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। राजनीतिक एक रूपता। तो इस तरीके से सारे जो फीचर्स हैं वो किसके हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। फिर आता द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री, ब्रिटेन। ठीक है। हमने ब्रिटेन से ही इसको इंस्पायर होकर लिया है। इन विच डिकेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलिज्म टू फेडरलिज्म। हम कह सकते हैं कि 1980 में शिफ्ट हो गया वो। क्यों, क्योंकि 1980 में हुआ क्या, भारत में जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे सरकारें बदल गई। उससे पहले पूरे देश में लगभग हर राज्य में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था उसमें केंद्रवाद बहुत अधिक था, केंद्रीयवाद था। लेकिन जब राज्यों में सरकारें बदल गई तब हम क्या कहेंगे कि हम फेडरलिज्म की ओर बढ़ गए। ठीक है। विच फीचर डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। अब फेडरल होने का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है। विच इज़ नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप एक फेडरल फीचर नहीं है, क्योंकि हम अगर बात करें यूएस की तो यूएस एक फेडरेशन है और वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, एक पूरे देश की नागरिकता और एक जिस स्टेट के आप निवासी हो उसकी नागरिकता। ठीक है। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। ये बिल्कुल ठीक है। ये अगर हम कहते हैं कि रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स है तो ये बात होगी यूएसए की, कि यूएसए ऐसे ही बना था। ठीक है। तो यूएसए किस कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है, कमिंग टुगेदर। इसकी बात भी हमने पहले करी थी, है ना, कि कमिंग टुगेदर क्या होता है। तो यूएसए इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग टुगेदर, जबकि हम लोग किस कॉन्सेप्ट में हैं, होल्डिंग टुगेदर। ठीक है। फिर है फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट। ठीक है। ये आप देख सकते हो, इजी क्वेश्चन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी एलिमेंट इन इंडियन फेडरल सिस्टम, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। अब देखो यूनिटरी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं किसमें, फेडरल सिस्टम में, यानी कि एक संघीय व्यवस्था है और उस संघीय व्यवस्था में यूनिटरी एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जिसमें सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कंपेयर टू दी स्टेट्स। तो अगर गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है हमारे देश में वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। जबकि जो गवर्नर है वो काम किस में करेगा, राज्य में करेगा। उसका काम क्या है, राज्य के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो सीएम हैं, उनसे बातचीत करना, है ना, और राज्य के हेड ऑफ द स्टेट बनना। लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह फेडरल सिस्टम में इंडिया की एक यूनिटरी एलिमेंट है, यानी कि केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाने वाला तत्व है। इसी तरीके से है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। अब राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, यानी कि हर राज्य का
रिप्रेजेंटेशन राज्य में बराबर नहीं है। जैसे कि यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में 50 स्टेट्स हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 100 होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2, यानी कि प्रत्येक राज्य का रिप्रेजेंटेशन 2 है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। हम क्या कहेंगे, इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है वो एसिमेट्रिक है। ठीक है, यानी कि अनइक्वल है। और हमारे पास में ऑल इंडिया सर्विसेज भी है। अब ऑल इंडिया सर्विस की बात आई गई है तो आर्टिकल नंबर 312 आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। तो जो ऑल इंडिया सर्विस है वो भी एक यूनिटरी एलिमेंट है इंडियन फेडरल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम होता है, उसके जरिए आईएएस का, उसके अलावा आईपीएस का सिलेक्शन होता है। ठीक है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? एक पर्टिकुलर राज्य में करते हैं। ठीक है, तो काम इनका राज्य में है लेकिन अपॉइंटमेंट इनका सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, यूपीएससी जो है वो यूनियन बॉडी है और उसके साथ में डीओपीटी जो है वो इनको क्या कर रहा है? कैडर एलोकेशन का काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये राज्य की जो शक्तियां हैं उनको कमज़ोर करने का प्रयास है। ऑल्दो इसको हम एक निगेटिव वे में नहीं लेते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हो सकती थी और अभी भी बनी रहती हैं। ठीक है, तो एक ऐसा देश जहाँ पे सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हो, रीजनलिज्म को प्रमोट करने की बार बार कोशिश की जाती हो और देश को डिवाइड करने की कोशिश की जाती हो, वहाँ पे हमेशा यूनिटरी जो एलिमेंट्स होंगे वो हाइयर होंगे कंपेयर टू दी फेडरल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आता है विच स्टेटमेंट्स अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस द फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ अ यूनिटरी बायस। ठीक है, तो जो भारत का फेडरल सिस्टम है उसमें बिल्कुल ठीक बात है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करता है फेडरल सिस्टम को, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे किसका? सरकार का। और एक स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर हमको देखने को मिलता है यूनिटरी बायस का, यानी कि हमको एक यूनिटरी बायस का मतलब क्या होगा? यानी कि जो सेंटर है, यानी कि जो यूनियन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा हमें बायस यानी कि पूर्वाग्रह अपने संविधान में देखने को मिल जाता है। और उसका हमने एक उदाहरण ऊपर ही देखा है, यूनिटरी बायस का अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के अलावा जो और हमें देखने को मिलेगा वो क्या है? ऑल इंडिया सर्विस। और अगर हम और भी इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें तो आर्टिकल नंबर 2,3। आर्टिकल 3 क्या है? किसी भी राज्य को तोड़ा जा सकता है और उस राज्य से क्या कहते हैं, हामी भरवाना जरूरी भी नहीं है। राज्य की आपको सहमति जरूरी नहीं है, कंसेंसस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। असर्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम। ठीक है भाई, इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट यानी कि डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट नहीं है। फिर है इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। बिल्कुल कहा जाता है। इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये उसका एक्सप्लेनेशन तो कहीं से भी नहीं हो सकता, है ना। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल। बिल्कुल ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी। तो अब जो है अगर हम कहें कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, बिकॉज क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल है और ना ही यूनिटरी है, तो बिल्कुल ठीक बात है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फेडरल डिज़ाइन वॉज टू वीव अ नेशन आउट ऑफ इट्स मैनी डाइवर्स पार्ट्स एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया के फेडरल डिज़ाइन का वो क्या है? एक ऐसे देश को बुनना उसके बहुत सारे डाइवर्स पार्ट्स से और फिर उसके नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल ठीक बात है। फिर एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज हैज बिल्ट अ स्ट्रॉन्गर नॉट वीकर इंडियन नेशनहुड। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? हमें बिकॉज लगा के देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यस, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल है, सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बिल्कुल ठीक बात है। इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि एमपीज, ठीक है। इन द इंडियन कंटेक्स्ट, और एमपीज भी कहाँ के होंगे, स्पेसिफिकली वो लोकसभा के ही होते हैं, ठीक है। इन द इंडियन कंटेक्स्ट फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो भारतीय संदर्भ में संसदीय सरकार में निम्नलिखित सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं, यानी कि भारत की जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसमें कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जो पहले संस्थागत रूप से निहित ही हैं, जैसे कि मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन दी पार्लियामेंट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर हम अगर बात करें इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, देखो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है अलग अलग फॉर्म्स में, यहाँ पे लेजिस्लेचर का मतलब एमपी और एग्जीक्यूटिव्स का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम देखते ही हैं कि वो कैसे उसको होल्ड करते हैं, क्योंकि जो एमपीज हैं वो क्या कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, तो जब वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे और यदि इसको वो पारित करा देते हैं तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरने का मतलब क्या होता है, जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्या करना होगा, रिजाइन, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन तो एमपीज ही लेके आएंगे, सांसद ही लेके आएंगे, तो इस तरीके से हमने एक कॉन्सेप्ट को भी हल्का सा रिवाइज कर लिया। फिर हम बात करते हैं द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, ये भी वही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, और पार्लियामेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एमपीज की बात हो रही है, ठीक है। फिर आता है वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, कानून के मामले में द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, ये भी हम ऊपर देख के आए हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि इन इंडिया वी हैव इट। इंडिया में तो कितने सारे कानून हैं जो पार्लियामेंट ने लॉफुली पास करवाए हैं, और वो किस में अटक गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गए, जैसे कि CAA के ऊपर भी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि पार्लियामेंट में ये पास हो चुका था। फार्म्स बिल जो हैं उसके ऊपर भी खूब बहस हुई है, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई भारत में ये सारी चीज़ें हैं, इवन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और उसके तहत क्या करा गया था, NJAC को सस्पेंड, रिजेक्ट कर दिया गया था, है ना। तो पावर जो है पार्लियामेंट के टू लेजिस्लेट वो लिमिटेड है। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. Which unitary elements are found in Indian federal system? 3 unitary elements पाए जाते हैं, एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एक प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने पे क्या सिचुएशन होगी, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि क्या आ गया, संवैधानिक संकट आ गया है, और ये इसके आने पर क्या होता है, हम मानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया, ठीक है, ठीक है, यानी कि प्रशासन जो है वो असफल हो गया है, और आर्टिकल 356 का यूज करते हुए वहां पे क्या लगा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का क्या मीनिंग है। इसके साथ में दूसरी चीज़ आती है प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट बिल्स, ऐसा भी होता है, और इसके लिए जो आर्टिकल है
एक बार आप कंफर्म कर लेना, आर्टिकल नंबर 201 होता है कि गवर्नर चाहे तो कुछ स्पेसिफिक बिल्स को रिजर्व कर सकता है फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर तो अपने आप में एक यूनिटरी एलिमेंट है ही, क्योंकि अपॉइंटमेंट गवर्नर का कौन करता है, यूनियन करती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नर है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में एक टसल की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। जैसे कि RN रवि, वो तमिलनाडु के गवर्नर, उनके बीच में और सरकार के बीच में नहीं बन रही थी, ठीक है। और इसी तरीके से केरला के गवर्नर भी बड़े पॉपुलर हैं, क्या नाम है इनका, और इनकी भी केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उससे नहीं बन रही है बिल्कुल भी। तो आपको का होमवर्क क्या है कि केरला के गवर्नर का आपको नाम पता करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, पार्लियामेंट्री। द सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड, भाई सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे भारत में इन्फ्लुएंस होते हैं, संविधान के प्रावधानों से होते हैं, प्लानिंग प्रोसेस से होते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट से होते हैं, डोमिनेंस ऑफ डिजायर टू डिक्टेट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे प्रभावित होते हैं वो आप एक बार सोच सकते हो, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ डिजायर टू डिक्टेट क्या होता है, उसको यदि हम देखें तो एजुकेशन जो है पहले किस में था, स्टेट लिस्ट में, उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। ये भी एक बात है। इसी तरीके से जो इन्वायरमेंट था वो भी पहले स्टेट लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट टू अब किस में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट में आ गया। तो ये एक समस्या बनेगी। कन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होता है, जैसे कि अगर हम देखें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसको जब इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो वेस्ट बंगाल ने क्या कह दिया कि हम इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और जबकि ऐसा अलाउड नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर के द्वारा बनाया गया कोई कानून जो उसके क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है, ज्यूरिसडिक्शन में आता है, यदि उसने बनाया है तो राज्य को लागू करना ही पड़ेगा। उसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल की सरकार ने मना कर दिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। तो ये बेसिकली क्या है, ये कन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, राजनीतिक हितों का टकराव है, जिसके कारण राज्य सरकारें इस तरीके की बातें कर रही हैं। ऑल्दो दे आर नॉट इंटाइटल्ड, दे आर नॉट अलाउड टू टॉक लाइक दिस, ठीक है। और फिर इसमें वो किसका विवाद लेके आ गए थे, एक आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 131। तो ये आपका होमवर्क है, आर्टिकल नंबर 131 के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में भी लिखना है, ठीक। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स 3 लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, विच 2 आर्टिकल्स रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आर्टिकल 245 एंड 246, ये 2 आर्टिकल्स हैं, इनको याद कर लो। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसमें भी आपको ये बहुत अच्छे से आर्टिकल्स मिले होंगे और आप इनको याद कर लो। आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली ना, जब हम आर्टिकल 249 की बात करते हैं तो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो स्टेट लिस्ट में यानी कि राज्य की सूची में, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में यह आवश्यक है कि उनके ऊपर कानून कौन बने, पार्लियामेंट बने। तो आर्टिकल 249 के तहत जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है किसी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। अब ये कानून जो पार्लियामेंट बनाती है ये परमानेंटली नहीं होता, ये कानून सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब इसके जो डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा उसमें हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये एक 1 लाइनर सीरीज़ है, वो आप खुद से देखें एक बार, ठीक है। और आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अ रेजोल्यूशन पास्ड अंडर द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 249 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। देखो मैं समझा ही रहा था आपको, यहाँ आ भी गया कि ये 1 साल के लिए होता है। अब है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजंस अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल नंबर 263, ठीक है। ये जनरली सबको याद होता है, नहीं याद है तो उसको याद कर लो। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस lays down that taxes can neither be levied nor collected without the authority of law, article number 265. The financial relations between the union government and states have been discussed under article 268 to 281, सिंपल है।
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाई सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसका आर्टिकल नंबर 270 है। ये भी हाईली फैक्चुअल है। यू हैव टू लर्न एटलीस्ट दीज आर्टिकल्स विच हैव कम इन द एग्जाम। ठीक है। आर्टिकल 300 जो अनुच्छेद 300 है भारतीय संविधान का, वो किस मामले से संबंधित है? वो सूट्स और प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो मुकदमे हैं और जो कार्यवाहियाँ हैं उससे संबंधित है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये है आर्टिकल 355। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो जो वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है उसमें हमने देखा है कि पॉलिटिकल वायलेंस बहुत अधिक हुआ है ना, यानी कि राजनीतिक हिंसा बहुत बड़े स्तर पर हुई है। इलेक्शंस होने के बाद में कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उन लोगों को धमकाया है, टॉर्चर किया है कि आपने हमें वोट कैसे नहीं दिया। ठीक है। और उन लोगों को माइग्रेट होने पर मजबूर किया। तो यदि किसी स्टेट में ऐसा होता है कि वहाँ के लोगों को एक्सटर्नल अग्रेशन क्या है, वहाँ पर एक्सटर्नल अग्रेशन भी है, वो है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का, यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का, जिनकी संख्या वहाँ पे ठीक ठाक बढ़ गई है कुछ राज्यों में, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ के। और दूसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है? जो इंटरनल वायलेंस चल रहा है वहाँ पे, वो वायलेंस स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो अब जो बात है ध्यान रखने की वो ये है कि जब किसी जगह पर इतने बड़े स्तर पे हिंसा हो रही है और वहाँ पे रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं तो सेंटर क्या क्या कर सकता है? एक तो काम है कि सेंटर लगा दे आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद भी क्या होगा? कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे और हो सकता है कि वही पॉलिटिकल पार्टी फिर से अपने जो उसने एक फियर पैदा किया है उसके कारण दोबारा से चुन के आ जाए। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो दूसरा सॉल्यूशन होता है आर्टिकल 355, जिसमें सेंटर जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी पर्टिकुलर राज्य में यदि इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो वो क्या कर सकता है? फोर्स भेज के उस इंटरनल डिस्टर्बेंस को सुलझाने की, रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। तो जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो ये भी कर सकती है कि वेस्ट बंगाल में आर्टिकल 355 का प्रयोग करे। ठीक है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बिल्कुल ठीक बात है। कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी ठीक है। मैकेनिज्म्स फॉर डायलॉग, ठीक है। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस हमारे यहाँ पे भारत में वो निर्भर है किसके ऊपर? संवाद के तंत्र पर। और अ फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व्स। अब ये जो है ये दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक फेडरल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, ये निर्भर होते हैं सेंटर स्टेट के जो रिश्ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर, कन्वेंशंस और प्रैक्टिसेस पर, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी कि न्यायिक व्याख्याएं। ठीक है। और मैकेनिज्म फॉर डायलॉग। अब जब हम बात करते हैं फेडरल पॉलिसी में क्या होगा, तो फेडरल पॉलिसी मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट दो लोग होंगे, तो इसमें रिश्तों की बात होगी सेंटर और स्टेट के। रिलेशन अमंग द स्टेट्स, राज्यों के बीच में आपसी रिश्ते कैसे होने चाहिए उसकी भी बात होगी। एक मैकेनिज्म होगा फॉर कोऑपरेशन, ठीक है, और मैकेनिज्म होगा फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, यानी कि जो विवाद हैं उनके समाधान हेतु एक तंत्र होगा। फिर बात आती है कि हु इज़ वेस्टेड विद द रेजिडुअरी पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रेजिडुअरी पावर्स को हिंदी में कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो रेजिडुअरी पावर्स कौन सी पावर्स होती हैं वो हम समझते हैं। एक होती हैं पावर जो मतलब एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो जब इन तीनों लिस्टों को हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ना स्टेट लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस टाइम पे उस तरीके का कोई विषय था ही नहीं, जैसे साइबर सिक्योरिटी।
अगर साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो उस टाइम पे तो किसी को पता भी नहीं होगा कि साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ भी भविष्य में चल के आ जाएगी, है ना। या फिर जो ऑनलाइन गेमिंग है उससे रिलेटेड कोई मामला हो गया तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रेजिडुअरी पावर्स हैं। तो रेजिडुअरी पावर्स वो पावर्स हैं जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, और जैसे जैसे समय बदलता जाएगा ये चीज़ें आती जाएंगी। तो इसलिए रेजिडुअरी का मतलब होता है बची हुई, यानी कि जो कहीं पर भी नहीं है। तो वो पावर्स जो है हमारे देश में पार्लियामेंट के पास है। और रेजिडुअरी पावर्स यदि पार्लियामेंट के पास है तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें यूनिटरी बायस है। ऑल्दो इट इज़ फेडरल बट इट हैज़ अ यूनिटरी बायस, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हु इज़ वेस्टेड विद, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। विच आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेज फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। एक तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, ठीक है, और गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विच इंस्टीट्यूट्स आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इन द इंडियन फेडरलिज्म। इंटर स्टेट काउंसिल, भाई राज्यों के बीच में जो परिषदें बनेंगी वो ये काम करवाएंगी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी यही काम करेगी। फाइनेंस कमीशन भी ये काम करती है। कैसे करती है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ही तो डिस्ट्रीब्यूशन करती है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें 41% स्टेट्स को मिल जाता है। रीजनल काउंसिल्स भी ये काम करेंगी। यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम भी ये काम करता है, और ऑल इंडिया सर्विसेज भी, ठीक है। व्हेन वाज द झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल फॉर्म, ईजी है, 8 अगस्त 1955, रट लो इसको, 1995, 1995, इसको याद रख लेना है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप इन इंडिया। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है ये, सरकारिया कमीशन, ठीक है। इसको RS सरकारिया कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। और जब हम सरकारिया कमीशन की बात करते हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि ये इनके जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें यूनियन को ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी कंपेयर टू स्टेट, ठीक है। ये क्या कहेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज जो बनाई जाएंगी उसको प्रेज करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, और कहेंगे कि हमें न्यूअर ऑल इंडिया सर्विसेज को भी बनाना चाहिए, यानी कि और भी ज़्यादा नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जोनल काउंसिल की। तो जोनल काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर रीजनल काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई पार्लियामेंट्री लॉज, ठीक है। संसदीय कानूनों के माध्यम से रीजनल काउंसिल्स को बनाया गया है। विद रेफरेंस टू रीजनल काउंसिल्स इन इंडिया द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द काउंसिल एक्ट एज अ सब फेडरल यूनिट ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। द काउंसिल्स पेव द वे फॉर कोऑपरेशन। अब इन काउंसिल्स में होगा क्या, परिषदों में सहयोग होगा, इंटीग्रेशन होगा अमंग द स्टेट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम। परिषदें भारतीय संघ प्रणाली में राज्यों के बीच सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, सिंपल है। द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू स्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल। कौन बना सकता है, प्रेसिडेंट बना सकता है। आर्टिकल कौन सा है, 263। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग डिमांड फॉर अ रिव्यू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। द स्टेट्स हैव नो एडिकेट रिसोर्सेज टू टेक अप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बिकॉज लगा के देखो, सेकेंड स्टेटमेंट ठीक लगेगा कि भाई एक डिमांड बढ़ रही है कि हम रिव्यू करें, यानी समीक्षा करें केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर। क्यों, क्योंकि राज्यों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि उनके पास में पर्याप्त क्या नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, ठीक है। फिर सरकारिया कमीशन वाज सेटअप टू रिव्यू द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये तो आपको याद रखना ही है होलिस्टिकली। इसका पूरा नाम था RS सरकारिया, यानी रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड करा था आर्टिकल 356 शुड बी स्पेयरिंगली यूज्ड, ठीक है, यानी कि इसको बहुत कम प्रयोग में लाया जाए। आर्टिकल 356 रहना चाहिए लेकिन इसका फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होना चाहिए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज दैट केम टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर मिसयूज्ड आर्टिकल 356, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी बिकॉज लगाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों स्पेयरिंगली यूज़ होना चाहिए, यानी कि कम इस्तेमाल होना चाहिए, संयम से इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया गया है। विच कमीशन एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। सरकारिया कमीशन, ठीक है। तो जितने भी राज्यों से संबंधित सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित मामले हैं उनके विषय में कोई बात कही गई होगी तो वो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सरकारिया कमीशन के द्वारा कही गई होगी। इज अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन एम्पावर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक फॉरेन लोन्स डायरेक्टली, नो। अगर आपको ध्यान भी होगा 2018 में
केरला में बाढ़ आई थी, तो उस टाइम पे यूएई ने इनको पैसा ऑफ़र किया था। अब केरला जो है वो इंटाइटल्ड ही नहीं था एज अ स्टेट कि वो अपने आप से उस पैसे को ले ले या फिर वो विदेश से उधार मांग ले, ठीक है। और न्यूज़ कुछ ऐसी बनती हैं इंडिया में जिसमें कहा गया था कि जो सेंटर है उसने मना कर दिया कि केरला जो है वो यूएई से पैसा नहीं ले सकता। तो इस तरीके की कुछ न्यूज़ थी। आई थिंक आपने शायद सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आप उसको एक बार रेफ़र कर सकते हो। उससे आपको ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा कि भाई भारत में डायरेक्टली कोई भी राज्य क्या नहीं कर सकता, संविधान के तहत फॉरेन लोन नहीं ले सकता। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है लेकिन स्टेट नहीं ले सकता। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत में तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ सेड कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है, और इसके लिए कमेटी होती है पार्थासोम कमेटी। इस पार्थासोम कमेटी ने ये बात बोली भी थी कि भाई जो एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप से ऊपर के फार्मर्स हैं दे शुड पे इनकम टैक्स। जब 20 लाख कमाने वाला एक सर्विसमैन टैक्स पे करता है तो एक फार्मर क्यों नहीं करेगा, ऐसी बातें कही गई थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विच टैक्स इज इम्पोज्ड एंड चार्ज बाय द यूनियन बट इज डिवाइडेड इनटू यूनियन एंड स्टेट्स। टैक्सेस ऑन आइटम्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम। इसको याद कर लो कि कौन सा कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है लेकिन संघ और राज्यों में विभाजित है। कृषि आय को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर कर। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू ये वो टैक्स है जिसको एक्सक्लूसिवली इम्पोज और कलेक्ट दोनों ही किसके द्वारा किया जाता है, बताओ, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसको हम कहते हैं भूमि राजस्व, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा तो हमारे देश में जो दिल्ली है, दिल्ली एक फुल स्टेट अभी नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो लैंड पुलिस ये किसके पास नहीं होता, दिल्ली के सीएम के पास नहीं होता। तो उस टाइम पे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, वो बहुत बोलते भी थे कि भाई लैंड और पुलिस जो है ये हमें दी जानी चाहिए, ठीक है। तो लैंड के ऊपर क्यों फोकस रहता है, क्योंकि लैंड एक सोर्स होता है रेवेन्यू का, है ना। तो आई होप ये क्लास आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी करें अपने डाउट्स को पूछने के लिए। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। कल जब हम पढ़ेंगे तो मैं इमरजेंसी प्रोविज़न्स वाला जो चैप्टर है उसको कवर करूँगा आपके साथ में। इसी तरीके से हमारी जो ये सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, जिसमें PYQs जो हैं उनको विद कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ाऊँगा। तो जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनका भी एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो इंसान के समय के साथ में ब्लर हो जाते हैं वो फिर से रिवाइज होते चले जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो ये सीरीज़ मस्ट वॉच है, ठीक है, क्योंकि इतना सब पढ़ने के लिए, इतना सब समझने में आपको बहुत टाइम स्वयं से लग जाएगा। थैंक यू।